नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसा कि पहली वीडियो में भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बात की थी, लेकिन वो प्रश्न शुरुआती चैप्टर्स थे और ये जो प्रश्न हैं ये लास्ट वाले चैप्टरों से हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। और अपना जो पहला प्रश्न है वो है मछलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण लिखिए। मछलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण लिखिए। अब लिखना किस तरह से है, मछलियाँ कॉर्डेटा संघ के वर्टिब्रेटा उपसंघ के पिसीज वर्ग का प्राणी है। यानी मछलियों के अगर हम संघ की बात करें तो कॉर्डेटा है, उपसंघ की बात करें तो वर्टिब्रेटा है, और अगर हम वर्ग की बात करें तो पिसीज वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। आगे हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है राजस्थान के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रकार की मछलियाँ कौन सी हैं। राजस्थान के दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रकार की मछलियाँ कौन सी हैं, यानी राजस्थान में कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान में मीठे जल की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, कलवासू एवं मृगाल पाई जाती हैं। यानी राजस्थान में सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीठे जल की मछलियाँ पाई जाती हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे रोहू है, कतला है, कलवासू है, मृगाल है आदि। अगला तीसरा अपना प्रश्न है मछलियों में श्वसन किस प्रकार होता है। मछलियों में श्वसन किस प्रकार होता है, तो मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। मछलियों में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। मछलियाँ जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़ों द्वारा प्राप्त करती हैं। जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसको मछलियाँ गलफड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेती हैं या प्राप्त कर लेती हैं। आगे अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है मछलियों में अंडा देने का उपयुक्त समय है। ये प्रश्न आ सकता है इस साल, क्योंकि पिछली बार भी कई बार ये आ चुका है। तो मछलियों में अंडे देने का उपयुक्त समय मानसून के जाने के बाद होता है। जैसे ही मानसून जाता है सितंबर माह में, तो सितंबर अक्टूबर माह में क्या होता है, मछली देने का उपयुक्त समय होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला और छठवां प्रश्न है मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये मोस्ट प्रश्न है, ये जनरल प्रश्न भी है जो आपको जेट में कई बार पूछा जाएगा। तो मछलियों के जो तेल में विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन ए, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। आगे हम सातवें प्रश्न की बात करें आंतरिक परजीवी किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। आंतरिक परजीवी किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो वे सूक्ष्म जीव एवं कीट जो पशुओं मनुष्यों के शरीर के भीतर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं आंतरिक परजीवी कहलाते हैं। जैसे लिवर फ्लूक और एस्केरिस। यानी आंतरिक परजीवी क्या है, जो शरीर के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो लिवर फ्लूक और एस्केरिस। अगला प्रश्न है अपना नर व मादा एस्केरिस में क्या अंतर है। ये भी कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, नर व मादा एस्केरिस में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं आपको, नर एस्केरिस मादा की तुलना में छोटा होता है। तो नर एस्केरिस है वो मादा की तुलना में छोटा होता है, एवं नर का जो पश्च भाग है यानी पीछे का भाग है वो मुड़ा हुआ होता है। एक तो क्या होगा, नर एस्केरिस मादा की तुलना में छोटा होता है और इसका जो पीछे का भाग है वो मुड़ा हुआ होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 9वां प्रश्न है चिकित्सकीय महत्व का परजीवी कीट कौन सा है। चिकित्सकीय महत्व का परजीवी कीट कौन सा है, तो यह है जोक। जोक के तेल का कई जगह चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जोक की लार में कौन सा प्रतिस्पंदक पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जनरल साइंस यानी अगर हम जेट ICR सुपरवाइजर की बात करें तो वहाँ भी पूछा जाता है कि जोक की लार में कौन सा प्रतिस्पंदक पाया जाता है। तो ये है हिरूडिन। जोक की लार में कौन सा तत्व पाया जाता है, हिरूडिन नामक तत्व पाया जाता है जो रक्त के थक्के को बनाता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन के 3 लाभ लिखिए। ये जर्नल प्रश्न है और आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। मधुमक्खी पालन के 3 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ क्या होता है कि मधुमक्खी फसलों में पर परागण का कार्य करती है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि मधुमक्खी पादपों में क्या करती हैं, पर परागण का कार्य करती हैं। दूसरा है मधुमक्खियों से शहद की प्राप्ति होती है। तीसरा है मधुमक्खी पालन रोजगार का साधन है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी पालन से क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। आगे हम बात करें 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न है मधुमक्खी कीट की विशेषता लिखिए। मधुमक्खी कीट की क्या क्या विशेषता होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मधुमक्खी सामाजिक कीट है जो समूह बनाकर रहता है। यानी सबसे बड़ा जो सामाजिक कीट है वो कौन सा है, मधुमक्खी है, ये समूह बनाकर रहता है। दूसरी अगर हम बात करें तो मधुमक्खी लाभदायक महत्व का कीट है। यानी एक तो ये सामाजिक कीट है, दूसरा ये कीट कैसा है, लाभदायक कीट है।
तीसरी अगर हम बात करें, मधुमक्खियों में रानी, श्रमिक एवं नर अलग अलग होते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें रानी, श्रमिक और नर अलग अलग पाए जाते हैं। चौथा जो अपना प्रश्न है वो अगला 13वां वो है, मधुमक्खी पालन में कौन सी मधुमक्खियों को पाला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है इस बार। मधुमक्खी पालन में कौन सी मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो जो भंवर मधुमक्खियाँ होती हैं और यूरोपियन मधुमक्खियाँ होती हैं, वैसे मधुमक्खियों की 5 प्रजाति हैं। उन 5 प्रजातियों में से केवल भंवर और यूरोपियन मधुमक्खियाँ ही पाली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मोम ग्रंथियाँ कौन सी मधुमक्खियों में पाई जाती हैं। मोम ग्रंथियाँ कौन सी मधुमक्खियों में पाई जाती हैं। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है श्रमिक। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं उनमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आगे हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, टिड्डा किस ऋतु में फसलों को हानि पहुंचाता है। जनरल प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है इस बार। तो टिड्डे की अगर हम बात करें तो ये खरीफ की जो फसल होती है उनमें हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, टिड्डे के मुखांग किस प्रकार के होते हैं। टिड्डे के मुखांग यानी मुख किस प्रकार का होता है। तो टिड्डे में आदिम प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। आदिम का अर्थ है प्राचीन तरह के, जो काटने चबाने का कार्य करते हैं। इन टिड्डे के मुखांग अगर आपसे पूछे तो टिड्डे में आदिम प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं जो काटने व चबाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, टिड्डा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। तो टिड्डा सर्वभक्षी कीट है जो सभी प्रकार के सूक्ष्म कीट एवं फसलों के विभिन्न भागों से पोषण प्राप्त करता है। टिड्डा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। अगर हम एक शब्द में बात करें तो सर्वभक्षी पोषण पाया जाता है जो सभी प्रकार के सूक्ष्म कीट एवं फसलों के विभिन्न भागों से पोषण प्राप्त करता है। आगे अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट जो प्रश्न है तुम्हारी बायोलॉजी का इस साल का वो यह है निर्मोचन। अगर कीटों से अगर हम बात करें तो कीटों से सबसे जो मोस्ट प्रश्न बनता है वो निर्मोचन का है। निर्मोचन किसे कहते हैं। अगर हम निर्मोचन की बात करें तो टिड्डा जब शिशु से वयस्क अवस्था में जाता है, यानी टिड्डा जब शिशु से वयस्क बनता है तब वो 5-6 बार त्वचा का त्याग कर देता है। यह क्रिया निर्मोचन कहलाती है। यानी टिड्डा जब शिशु से वयस्क अवस्था में जाएगा तो उसमें नई त्वचा का निर्माण होगा, या हम कह सकते हैं नई खाल का निर्माण होगा। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्मोचन कहलाती है। ये थे अपने 18 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने लास्ट वाले चैप्टरों से लिए थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। थैंक यू।